नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम रिवीजन करेंगे पेपर नंबर 3 न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस। जो अपने बीएससी पार्ट सेकंड का जो थर्ड पेपर है, इसमें 2 बुक चलती हैं। सबसे पहले हम एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे पेपर नंबर 3 की। देखो, प्रत्येक पेपर वही 40 नंबर का होता है और यूनिट कितनी होती है? 5 होती है। प्रत्येक यूनिट 8 नंबर की होती है। हम बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट की, तो इसमें आपके 3 चैप्टर हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज सेकंड और एक्सरसाइज थर्ड। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें आपके 3 चैप्टर है। वैसे एक तो चैप्टर नंबर कौन सा है? 4 है। एक 6 है, एक कौन सा है? 7 है। यूनिट नंबर थर्ड की बात करें, इसमें 2 चैप्टर है। वैसे चैप्टर 8 है और 11 है। एक बार मैं कंप्लीट सिलेबस की बात कर रहा हूं, फिर आपको क्या पढ़ना है वो समझा दूंगा अभी मैं। यूनिट नंबर 4 की बात करें, इसमें 2 चैप्टर आपके 9 और 10। एक तो एक्सरसाइज 9 है और एक एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 10 है। तो वो ये 4 यूनिट है, ये कहां से आएंगी? आपकी एनए से आएंगी, न्यूमेरिकल एनालिसिस से, संख्यात्मक विश्लेषण। और एक जो यूनिट नंबर आपके 5 है, इसमें चैप्टर तो 2-3 है, लेकिन आप एक दो चैप्टर सेकंड कवर कर लेते हो और एक चैप्टर 5, तो आपकी यूनिट नंबर 5 क्या हो जाएगी? कवर। यूनिट नंबर जो 5 है, ये आपकी कौन सी बुक से आएगी? वेक्टर कैलकुलस से आएगी, सदिश कलन से। सदिश कलन की बात करें तो वहां से यूनिट नंबर कौन सी आएगी? आपकी 5 आएगी। तो आप सिलेबस को समझ गए होंगे। आपके कितने यूनिट हैं, आपको क्या मैटर पढ़ना है। देखो, हम बात करें, यहाँ कोई विद्यार्थी फर्स्ट चैप्टर को भी कवर सकता है और कोई सेकंड थर्ड को कवर करे तो वहां से भी। या तो आप चैप्टर सेकंड थर्ड को कवर कर लीजिए। यदि आप फर्स्ट को कवर कर रहे हैं तो ध्यान रखना, इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको 2.A और 2.B की स्टडी जरूर करना। वैसे सेकंड थर्ड चैप्टर को कवर करते हैं तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जिन विद्यार्थियों का मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो उनको उसके साथ साथ 2.A 2.B के एग्जाम्पल ही देख के चले जाओ। लेकिन ये फट के जाना है। 2.A 2.B का आप सबको मैटर पता होगा। 2.A में तो कौन सा है? वही न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। और 2.B में कौन सा है? न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। ये 2 फॉर्मूले हैं, न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र और न्यूटन ग्रेगोरी पश्चांतर अंतर्वेशन सूत्र। देखो, यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें आप 2 चैप्टर कवर कर लेते हो, 4 और 6, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। यूनिट नंबर थर्ड की बात करें तो इसमें आप 8वां चैप्टर कवर करते हो, तो आपकी यूनिट क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। इसमें दोनों चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। देखो, मिक्स होता है ये क्वेश्चन। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो इसमें आपको चैप्टर नंबर 9 भी पढ़ना पड़ेगा और 10 भी। देखो, यूनिट नंबर हम 5 की बात करें तो इसमें 2 एक्सरसाइज आपके सेकंड और 5। तो 5 तो कंप्लीट करनी है ये आपको, और सेकंड में आपको 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो ग्रेडियंट के बारे में, एक डाइवर्जेंस के बारे में और एक करल के बारे में, और कुछ उनके इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और करल के, उनकी स्टडी करनी है। ज्यादा मैटर नहीं करना चैप्टर सेकंड में, 5 को कंप्लीट कवर करना है। तो आप समझ गए होंगे। एक बार वीडियो को दोबारा चला के सुन लेना आप, मैंने क्या बोला, तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करनी है? स्टडी करनी है। देखो, आज हम सबसे पहले बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस की, बात करेंगे सदिश कलन की बात करेंगे। तो यूनिट नंबर कौन सी है? 5 आपके। विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर एक बार सदिश कलन का थोड़ा सा रिवीजन करवा दीजिए, क्योंकि सदिश कलन से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। 8 नंबर की यूनिट है ये। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा भी आप दिमाग लगा लो तो आप आसानी से 8 नंबर को कवर कर सकते हैं। और जो आज की क्लास होगी इसमें आप आसानी से, आप यदि इस क्लास को देख लोगे तो आपके 8 नंबर आसानी से कवर हो जाएंगे। तो क्लास को ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले हम बात करें एक्सरसाइज 5.1 की बात करते हैं। देखो, हम बात करेंगे 5.1 में कौन सा फॉर्मूला? आपके गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम।
हम बात करेंगे कोस अपसरण प्रमेय की बात करेंगे। देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करें तो सबसे पहले तो आपको देखो अपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसका अपने प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है। अपने एक तो आपको फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूले से संबंधित जो एग्जांपल वगैरह क्वेश्चन वगैरह हैं उनकी स्टडी करनी है। तो मैं बता देता हूं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। आपके पास कोई सदिश फलन है एफ, उसका अभिलंबी है पृष्ठीय समाकलन डाइवर्जेंस एफ के आयतन समाकलन के बराबर होता है। देखो क्या होता है एफ डॉट एन कैप डी एस क्या होता है, डाइवर्जेंस एफ डी वी। देखो एफ क्या है, कोई सदिश फलन है, तो एफ का अभिलंबीय पृष्ठीय समाकलन एन कैप क्या होता है, सबको पता है अभिलंबी एकांक सदिश होता है एन कैप। तो एफ का अभिलंबीय और डीएस, एस हमें पता है पृष्ठीय समाकलन होता है डीएस। तो सदिश फलन एफ का अभिलंबीय पृष्ठीय समाकलन डाइवर्जेंस एफ के वी वॉल्यूम होता है, डाइवर्जेंस एफ के आयतन समाकलन के बराबर होता है। तो बात समझ में आ गई होगी, एफ का अभिलंबीय पृष्ठीय समाकलन डाइवर्जेंस एफ के आयतन समाकलन के बराबर होता है। ध्यान रखना एक चीज का, जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, यहाँ एन कैप क्या होता है, पृष्ठ के बाहर की दिशा में, पृष्ठ के बाहर की दिशा में अभिलंबी एकांक सदिश होता है। तो आपको याद हो गया होगा कि एफ डॉट एन कैप डी एस क्या होता है, डाइवर्जेंस एफ डीवी। एक तो आपको इस थ्योरम का ये क्या याद करना है, आपको स्टेटमेंट याद करना है कि एफ का अभिलंबीय पृष्ठीय समाकलन डाइवर्जेंस एफ के आयतन समाकलन के बराबर होता है। एक देखो इसका कार्टेशियन फॉर्म भी होती है, काटते रूप भी होता है इसका। तो हम काटते रूप की बात करें, कार्टेशियन फॉर्म की बात करें हम, तो काटते रूप क्या होता है वो देखो। हमने लेट दैट, हमने मान लिया, हमने एफ वेक्टर को क्या मान लिया, जैसे एफ वन आई कैफ प्लस एफ टू जे कैफ और प्लस एफ थ्री के कैफ। एक तो आप इसकी वैल्यू निकालिए सबसे पहले, एफ वेक्टर डॉट एन कैफ डी एस। देखो एफ की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, आप एफ की जगह हम पुट करेंगे यहां से एफ वन आई कैफ प्लस एफ टू जे कैफ और प्लस एफ थ्री के कैफ और डॉट एन कैप डीएस। देखो सबसे पहले हम डीएस की वैल्यू क्या लेते हैं, डीएक्स डीवाई या डीवाई डीजेड लेते हैं। डीएस की वैल्यू क्या लेते हैं, डीवाई डीजेड। यदि डीवाई डीजेड लेते हैं तो हमें पता है एक्स वाई जेड, आप इन चीजों के बारे में जानते हैं, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये क्या होता है जेड। तो हम बात करें वाई जेड तल के लंबवत क्या होता है, एक्स होता है। यदि डीएस की वैल्यू क्या लेते हैं, डीएस पृष्ठ होता है, पृष्ठ 2D में आता है, डीएस जैसे डीवाई डीजेड ले रहे हो तो एन कैप की वैल्यू क्या होगी आपके पास, डीवाई डीजेड ले रहे हैं तो पृष्ठ के लंबवत एक्स होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है, आई कैप। तो डीएस की वैल्यू हम ले रहे हैं डीवाई डीजेड, तो एन कैप कितना होगा, आई कैप। और ये आप जानते होंगे आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, डॉट। आप जानते होंगे डाइवर्जेंस होता है ये डॉट, क्रॉस क्या होता है, कर्ल होता है। वैसे हम सिंपल भाषा में बात करें, इससे कंफ्यूज मत रहिए, डॉट क्या होता है, वैसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। क्रॉस क्या होता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है। आप जानते होंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1 होता है। जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है, 1 होता है। के कैप डॉट के कैप क्या होता है, 1 होता है। आई कैप क्या होता है, एक्स एक्स के अनुदिश एकांक सदिश। जे कैप क्या होता है, वाई एक्स के अनुदिश एकांक सदिश। के कैप क्या होता है, जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश। और कुछ भी ले लें, जैसे आई के साथ चाहे जे ले लें चाहे के ले लें, तो उनकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। जे के साथ कुछ भी ले लें, जे के अलावा आई कैप वगैरह कुछ भी, तो 0 आता है, आपको पता है। तो यहां से देखो डीएस का डीवाई डीजेड एन कैप आई कैप ले रहे हैं, तो आई कैप जे कैप और के कैप के साथ तो क्या होगा, 0। तो यहां से क्या आएगा आपके पास, देखो यदि ऐसे लिख रहे हो ना तो सिंगल भी लिख सकते हो, डबल भी लिख सकते हो। एस पृष्ठीय समाकलन वैसे डबल इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो चाहे डबल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम सॉल्व करें F1,
एन कैप की वैल्यू आई कैप ले रहे हैं, जे कैप के कैप के साथ 0, तो ये F1 आएगा और ds का मान आपने क्या लिया है, dy dz। ऐसे ही देखो यहां से देखो ds की वैल्यू हम क्या लेते हैं, dx dz लेते हैं, तो n कैप क्या होगा, dx dz xz के लंबवत y होगा और y x के अनुदिश j कैप, तो j कैप लेंगे तो i कैप के साथ 0 और k कैप के साथ 0, j कैप डॉट j कैप तो 1 होगा F2, और ds की वैल्यू आपने क्या ली है, dx dz। ऐसे ही हम बात करें F3 n ds का मान और क्या ले सकते हैं, देखो आपने yz भी ले लिया, xz भी ले लिया, तो बचा क्या, कौन सा पृष्ठ बच गया आपके पास, xy। तो xy लेते हैं तो n कैप की वैल्यू क्या होगी, k कैप, और k कैप j कैप और i कैप के साथ 0, ओनली k कैप डॉट k कैप 1, यहां से F3 आएगा और ds की वैल्यू आपने क्या ली है, dx dy। तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, f डॉट n कैप ds की वैल्यू। देखो अब हम बात करें कार्टेशियन फॉर्म की, बात कर रहे हैं डाइवर्जेंस फॉर्मूले की, तो अब क्या आता है आपको पता है, डाइवर्जेंस एफ डीवी। देखो हम बात करें तो v डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू क्या होगी आपके पास, यहां मैं बता देता हूं आपको एक बार। देखो डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे, डाइवर्जेंस कैसे लिखते हैं, चाहे वेक्टर लगा दीजिए, वैसे समझते हो डाइवर्जेंस है तो एफ वेक्टर आएगा। ये क्या आता है, वैसे इसको डेल की डेल फटा जाता है, तो मैं डेल पढ़ूंगा इसको। डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट एफ वेक्टर। डेल की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और यहां से एफ वेक्टर की वैल्यू आपने क्या ली है, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप और F3 के कैप। वैसे देखो शुद्ध भाषा में बात करें तो इसका सही क्या होता है नाम, नेबुला होता है इसका सही नाम, लेकिन इसको डेल बोल दिया करो आप। यहां से हम सॉल्व करें, आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, 1 होगा, यहां से क्या बचेगा, देखो सबसे पहले ये कंप्लीट इससे गुणा होगा तो ओनली आई कैप वाला 1 होगा, और जे कैप और के कैप वाला आई कैप के साथ क्या होगा, 0, तो यहां से आएगा डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वाई और डेल F3 अपॉन डेल जेड। ये आएगा जैसे के कैप डॉट के कैप 1 और F3 किसके साथ आएगा, डेल अपॉन डेल जेड के साथ। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आप, इसकी वैल्यू क्या है आपको पता है, चाहे ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा सकते हो, वी है तो वॉल्यूम आपको पता है, चाहे सिंगल लगा दो चाहे ट्रिपल लगा दो, एक ही बात होती है। एस में चाहे आप ये भी लिख रहे हो तो भी सही है, चाहे आप ऐसे लिख रहे हो तो भी क्या है, सही है, कंफ्यूज मत होना। डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू क्या है आपके पास, डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वाई और डेल F3 अपॉन डेल जेड। और dv को क्या लिखोगे फिर आप, ट्रिपल लगा रहे हो तो dx dy और dz, क्योंकि वॉल्यूम है, dv क्या होता है, dx dy dz। अब एक और दो से क्या होगा आपके पास, दोनों को बराबर ले लीजिए, इस वैल्यू को इसकी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो इनकी जो वैल्यू आ रही है ये भी इक्वल होती है, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है याद रखना, F1 dy dz। तो याद रखना जो गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम होती है उसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है आपके पास, F1 dy dz F2 dx dz और F3 dx dy इक्वल क्या होता है आपके पास, डेल F1 अपॉन डेल एक्स डेल F2 अपॉन डेल वाई और डेल F3 अपॉन डेल जेड। और यहां से क्या लिखोगे आप, dx dy और dz। याद रखना ये क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस फॉर्मूला होता है, उसका कौन सा रूप होता है, कार्टेशियन फॉर्म होती है उसकी। देखो अब हम कुछ क्वेश्चन वगैरह की बात कर लेते हैं, फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे दोनों, तो बुक के क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। क्योंकि एक क्रॉस, जिस हम बात करें क्रेज क्लास है तो आपको पता है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, हम थोड़ा सा स्पीडली चलना पड़ेगा। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि एग्जाम बीएससी में एग्जाम्पल का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है। वैसे क्लासरूम में तो मैंने कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम्पल करवा रखे हैं, अभी मैं ज़्यादा फोकस किस पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल पे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से क्लास बनाई जा रही है और वहाँ ज़्यादातर क्या मिलते हैं आपको, एग्जाम्पल ही मिलते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की, बात करें 5.1 चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो इसमें दे रखा है प्रूव दैट
क्या दे रखा है, सो दैट या प्रूव दैट, ए की बात है, एस यहां से क्या दे रखा है, ए एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और सी जेड के कैप डॉट एन कैप डी एस इक्वल हमें प्रूव करना है 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी। और आपके पास जो एस दे रखा है, वेयर एस इज द स्क्वायर ऑफ एस पी एच ई आर ई, स्क्वायर दे रखा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 1, वेयर एस इज द सरफेस, ये सरफेस आपके पास, और सरफेस किसका दे रखा है, गोले का सरफेस दे रखा आपके पास, ये दे रखा है। एक बार प्रश्न को और देख लेते हैं। तो देखो आप, हमें ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, और आपके पास एस क्या है, गोले का पृष्ठ है, एक गोला दे रखा आपके पास, और उसका क्या है, एस क्या है, सरफेस है। इसको देखो सॉल्व कैसे करोगे आप, देखो जल्दी से। प्रश्न को देखते ही आप समझ जाओगे कि एस दे रखा है डॉट एन कैप डी एस दे रखा है, तो आप दिमाग लगाओगे कि सर ये क्वेश्चन कौन से थ्योरम से होगा या कौन से फॉर्मूले से होगा, तो आप देखते ही समझ जाओगे डाइवर्जेंस फॉर्मूले से होगा ये। देखो सबसे पहले हम बात करें, इसको किसके बराबर मानना, आपको एफ के बराबर मानना है, क्योंकि हम डाइवर्जेंस फॉर्मूले से प्रूव करेंगे, और डाइवर्जेंस फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एन कैप डी एस। तो एफ का काम कौन कर रहा है, एफ वेक्टर का काम यहाँ कर रहा है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस सी जेड के कैप। अब हम जानते हैं, लिख देना वही गॉस अपसरण प्रमेय से, गॉस अपसरण प्रमेय से हम जानते हैं क्या होता है, एफ डॉट एन कैप डी एस क्या होता है आपके पास से, डाइवर्जेंस एफ डीवी होता है, ये होता है एफ डॉट एन कैप डी एस क्या होता है, डाइवर्जेंस एफ डीवी। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देना आप। अब वो ये है, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, आप वैल्यू पुट कर देना। यहाँ एफ की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, एफ की वैल्यू दे रखी है ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और सी जेड के कैप और डॉट एन कैप डी एस। यहाँ क्या दे रखा आपके पास, वी डाइवर्जेंस एफ, एफ की वैल्यू क्या आपके पास, ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और सी जेड के कैप, और यहां से क्या है डीवी। देखो हम बात करें, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा डाइवर्जेंस को किससे लिखते हैं, नेबुला डॉट या डेल डॉट से लिखा जाता है। तो डाइवर्जेंस ये दे रखा है, डाइवर्जेंस में क्या होता है, आई कैप वाले का एक्स के सापेक्ष क्या होता है, आंशिक अवकलन, जे कैप का जो गुणांक होता है उसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और के कैप का जो गुणांक होता है उसका जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ऐसे निकालते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस की हम बात करें तो आई कैप का गुणांक है ए एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष क्या होगा, आंशिक अवकलन, तो ए आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट बाहर आएगा, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करें 1 होगा। जी कैप वाले गुणांक का किसके सापेक्ष होता है, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, वाई के रेस्पेक्ट में, तो बी वाई का कितना होगा, बी होगा। और के कैप के गुणांक का किसके सापेक्ष होता है डाइवर्जेंस में, जेड के रेस्पेक्ट में होता है, यहां से ये आएगा आपके पास। यदि इसका डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस देखो ये चीजें, अब आप बीएससी कर रहे हो ये चीजें आपको आनी चाहिए कि इसके डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या होगी। डाइवर्जेंस में कुछ नहीं होता, आई कैप वाले गुणांक का किसके रेस्पेक्ट में कर दिया करो, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, जे कैप वाले गुणांक का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, के कैप वाले गुणांक का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ये डाइवर्जेंस की वैल्यू निकल जाती है। डीवी की जगह क्या आ गया, डीवी। देखो यहां से हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी तो बाहर आएगा, और यहाँ डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी होगा। अब यहां आपको पता है कि एस क्या था, गोले का पृष्ठ था आपके पास, तो v क्या होगा, गोले का आयतन, और गोले का आयतन आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, a प्लस बी प्लस सी। यहां हम बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू यहाँ क्या है आपके पास 1 है, क्योंकि जो आपके पास स्पेयर है उसकी रेडियस क्या थी आपके पास, एक स्पेयर था, इसका सेंटर सब जानते हैं 0 0 होगा, और इसकी रेडियस क्या होगी 1 होगी।
तो रेडियस 1 है। तो वॉल्यूम की बात करें तो क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, आर की जगह यहाँ 1 है। तो आप सॉल्व कर लोगे 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी। तो प्रश्न को देखते ही आपको समझना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, यही अपने को प्रूव करना था। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको ऐसे सॉल्व करना है, बात को समझ गए होंगे। आगे देखो, अच्छा एग्जाम्पल एक दो बार एग्जाम में भी आ चुका। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है कि गॉस के अपसरण प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए। हमें अब की बार क्या शो करना है और दे रखा है, कौन से फॉर्मूले की सहायता से आपको शो करना है वो देखिए। एक्स डी वाई डी जेड और प्लस दे रखा है वाई डी जेड डी एक्स, और जेड यहां से दे रखा है डी एक्स डी वाई। 4/3 पाई ए क्यूब, और जहां एस क्या है, वो दे रखा है इज द सरफेस ऑफ स्फीयर आपके पास अब की बार इस पर जो गोला दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दे रखा है। आपको ये प्रूव करना है, और आपके पास एस है ना, वो सरफेस है, पृष्ठ है किसका, इस गोले का। और खुद बोल रहा है कि कोस अपसरण प्रमेय की सहायता से आपको ये प्रूव करना है। तो प्रश्न को देखते ही आप समझ जाओगे कि गोस अपसरण प्रमेय लगानी है तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ काम करेगा, ये आपको दिमाग लगाना है। तो आप सोचोगे कि इसमें एफ डॉट एन कैप डीएस वाला फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं, देखो अजीब सा दे रखा है। आप दिमाग लगाओगे कि सर इसमें गोस अपसरण प्रमेय का कार्तीय रूप काम करेगा, क्योंकि उसी टाइप में दे रखा है ये F1 dy dz, F2 dz dx, F3 dx dy। तो आप दिमाग लगा लोगे, ये बोल रहा है कि गोस अपसरण प्रमेय की सहायता से सिद्ध करना है, तो आप उसमें पता भी है कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। और ऐसा आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ सर ने एक ऐसा फॉर्मूला लिखाया था अपने को F1 dy dz वाला, तो आपके दिमाग में चीज आनी भी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो सबसे पहले तो यहां मेरे को बताइए आप F1 की जगह तो क्या मानोगे, F1 की जगह क्या मानोगे आप x, F2 की वैल्यू क्या मानोगे आप y, और F3 की वैल्यू क्या मानोगे z। और वो लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि गोस अपसरण परमेसिव, गोस अपसरण प्रमेय से क्या होगा, और कौन सा रूप लिखना है यहाँ आपको, कार्तीय रूप लिखना है। तो F1 dy dz, F2 dx dz और F3 dy dz, सॉरी dx dy, ये लिखोगे आप। इक्वल क्या होता है सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, यहां से वही है डेल F1 अपॉन डेल x, डेल F2 अपॉन डेल y, और डेल F3 अपॉन डेल z। और यहां से क्या आता आपको पता है, dx dy और dz। कुछ नहीं करना, देखो ये तो आप समझ गए होंगे कि dy dz के गुणा में जो आता है उसको F1 फटते हैं, इसके गुणा में जो आता है उसको F2 फटते हैं। ये तो था फॉर्मूला F1 dy dz। तो आप समझ जा रहा है कि F1 किसको मानना है, F2 किसको मानना है, या F3 किसको मानना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो लिख देना आप। अब कुछ नहीं करना, जो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वहां से आपको वैल्यू कहां पुट करनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू पुट करनी है। एक मिनट आप देखो थोड़ा सा इसको, तो वही है आपको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ कर दोगे, कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं है। F1 की जगह क्या है आपके पास x है, F2 की जगह y है, F3 की जगह क्या है z है। तो आपके पास एक और दो से हम बात करें तो यहां से वैल्यू अगर पुट कर दोगे आप, तो वैल्यू रखोगे सेकंड में आप, तो यहां से क्या आएगा, देखो F1 की जगह तो रखोगे x, और यहाँ क्या आएगा dy dz, F2 की जगह रखोगे y, यहाँ पर क्या आएगा dx dz, F3 की जगह क्या रखोगे आप आराम से देखना, z रखोगे, जो
फॉर्मूला नंबर आपके पास सेकंड लिखा था अपन ने, डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस फॉर्मूला, उसमें आपने वैल्यू पुट कर रहे हो F1 की जगह x, F2 की जगह y, F3 की जगह z। इक्वल में क्या था आपके पास, ट्रिपल इंटीग्रेशन v था। F1 की जगह देखो क्या पुट करोगे, x तो 1 आएगा आपके पास, F1 की जगह x रखोगे, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 1 आएगा। F2 की जगह 1 रखो, y रखोगे तो भी 1 आएगा आपके पास, और F3 की जगह z रखोगे तो भी 1 आएगा, और dx dy और dz। देखो यहां से 3 तो बाहर आएगा आपके पास, और ये क्या बचेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन v dx dy dz। देखो यहाँ कुछ यदि आ जाए x वगैरह, तो फिर तो आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन की लिमिट लगा के कंप्लीट सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दे रखा, कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया। एक तरीके से ये क्या है, आयतन है, ये आयतन का फॉर्मूला ही होता है, जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे। यदि इतना ही दे रखा है यहाँ, तो आप इसको एस भी लिख सकते हो। ऐसे ये किसका फॉर्मूला है, ये आयतन का है, आयतन को v लिख दिया। v s किसका पृष्ठ था आपके पास, गोले का, तो v किसका आयतन होगा, s क्या था, गोले का पृष्ठ, v क्या होगा, उसी पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ आयतन, तो गोले का आयतन ही होगा आपके पास। और गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो आर की वैल्यू यहाँ क्या है, जो आपके पास स्क्वायर है उसकी रेडियस क्या है आपको पता है, या स्क्वायर की रेडियस कितनी होगी आपके पास, a होगी, a स्क्वायर दे रखा आपके पास। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू क्या है आपके पास, a है। तो आंसर क्या आ गया, 4 पाई a क्यूब। देखो प्रूफ क्या करवा रखा था, सो दैट, नहीं यहाँ 3 नहीं होगा मेरे हिसाब से, यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन ने आंसर देखा उसमें 3 नहीं आ रहा। एक बार बुक में देख लेते हैं। हाँ, ओनली 4 पाई क्या सिद्ध करना है, a क्यूब सिद्ध करना है। तो ऐसे कोई रटने वाली चीज नहीं है, आप यदि आपको बेसिक आता है तो आप समझ जाओगे। देखो गलत लिख दिया, लेकिन फिर भी हमें लास्ट में पता चल गया कि हमने यहाँ गलत लिख दिया, क्योंकि जब आपका बेसिक कवर होगा आपको पता रहेगा कि इसका आंसर ये आएगा, ये आ ही नहीं सकता, तो आप बोल सकते हो कि हाँ इसका आंसर ये है। तो इसके लिए आपका बेसिक कवर होना चाहिए। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। देखो ऐसे ही आपके पास कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 रहा, 3 में भी आप समझ जाओगे कि x³ माइनस वाई जेड। देखो मैं जीपीएच, मेरे हाथ में कौन सी बुक है, मैं आपको एक बार जानकारी दे दूं मैं क्या स्टडी करवा रहा हूँ। मेरे हाथ में जेपीएच की बुक है। अभी जो सिलेबस आपको करवा रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए है, और उसकी यूनिट नंबर 5 है, वो इस बुक से आती है, आपके कौन से बुक से, सदिश कलन से। तो इसमें जो चैप्टर 5.1 है उसके एग्जाम्पल नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं कि ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये सेम टू सेम किसकी 2 कॉपी है, एग्जाम्पल नंबर 2 की 2 कॉपी है। देखो एक एग्जाम्पल और बताना चाहता हूं, फिर मैं क्वेश्चन वगैरह आपको बताता हूं, क्योंकि एक एग्जाम्पल बताना इसलिए जरूरी हो गया कि ये काफी इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये कोई 2008, 9, 11, 13, 15 बहुत ज्यादा बार आ चुका है ये एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल कौन सा है इसको मैं आपको डिटेल से बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर है 5, चैप्टर 5.1 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ढंग से पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ये। एक आपके पास क्या दे रखा है, टेट्राहेड्रन दे रखा है, चतुष्फलक दे रखा है। चतुष्फलक क्या है, जानते तो हैं चतुष्फलक क्या होता है, फलक का अर्थ पृष्ठ होता है, जिसमें 4 पृष्ठ हो। एक चतुष्फलक दे रखा है आपके पास, चतुष्फलक दे रखा है x बराबर y बराबर z बराबर 0, और यहां से क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1। और f की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, एक्स वाई आई कैप, जेड स्क्वायर जे कैप, और 2yz के कैप। और हमें क्या बोल रहा है कि इसके लिए आपको अपसरण प्रमेय का क्या करना है, सत्यापन करना है। अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर, एक चतुष्फलक दे रखा है, और इस चतुष्फलक के लिए हमें f की वैल्यू ये दे रखी है, और हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है कि टेट्राहेड्रन होता कैसे है, उस बात को समझो। देखो ये x आपके पास, ये z मान लिया करो, और ये क्या आपके पास y है। यदि हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये है ना, जो चतुष्फलक है वो एक्स एक्स को कहाँ काटेगा, देखो x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, तो एक तरीके से लाइन वगैरह आएंगी।
और लाइन वगैरह का डायग्राम बनाने का सिंपल सा तरीका होता है कि एक्स एक्स को कहाँ काटेगा, तो एक्स एक्स पर वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसमें y और z की जगह क्या पुट कर दीजिए, 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये zx को कहाँ काटेगा, तो इसके लिए आप xy को 0 कर दीजिए आप। अरे yx को कहाँ काटेगा, तो yx पर हमें पता है x और z 0 होते हैं, तो x और z 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। और इनको मिला दीजिए आप। ये क्या होता है आपके पास, चतुष्फलक होता है। चार पृष्ठ कौन कौन से हैं इसमें, एक तो देखो ओ बी सी है, एक कौन सा है ओ सी ए है, और एक कौन सा है ओ ए बी है। आपको पता है ये वाई ऐसे है, बाहर की ओर है, यहां से तो आपको दिखेगा नहीं। तो यहां से देखो ये वाई ऐसे है, वाई ऐसे है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये ए पॉइंट है, वो कहां पर आपके पास हमने वाई पर माना है, तो इस पर है। तो एक तो ए, एक तो ये हो गया आपके पास ओ बी ए, एक कौन सा हो गया ओ सी ए, ये वाला पृष्ठ, एक तो ये वाला पृष्ठ, एक ये वाला पृष्ठ, एक अंदर वाला पृष्ठ, और एक कौन सा, जैसे ए है वो वाई एक्स पर है, तो आप ए बी सी, तो एक ये वाला पृष्ठ होगा ना इसको जो क्लोज करेगा, ये चौथा पृष्ठ होगा आपके पास कौन सा, एबीसी। इसमें चार पृष्ठ है, एक ओबीसी है, एक ओसीए है, एक ओएबी है, एक कौन सा आपके पास एबीसी है। एबीसी आप समझ गए, वाई एक्स ऐसे आता है, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है, ए इसके ऊपर है, वाई एक्स के ऊपर है, तो ए ये वाला पृष्ठ, ए बी सी ये वाला जो पृष्ठ है वो कौन सा है, चौथा पृष्ठ आपके पास। तो हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस थ्योरम का वेरीफाई करना है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए देखो सबसे पहले आप इसका मान निकाल लीजिए। डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए एक तो आपको किसका मान निकालना पड़ेगा, डाइवर्जेंस एफ डीवी का, और एक किसका मान निकालना पड़ेगा, करल एफ डॉट एन कैप डीएस का। और दोनों की वैल्यू आपको, सॉरी करल एफ नहीं, हम स्टॉक्स में पहुंच गए। एक तो डाइवर्जेंस एफ डीवी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, एफ डॉट एन कैप डीएस की। और दोनों वैल्यू को आपको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। यदि इक्वल दिखा दिया तो हमने डाइवर्जेंस थ्योरम को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, उसका सत्यापन कर दिया हमने। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस एफ डीवी की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहां से डाइवर्जेंस कैसे निकालते हो आप, डाइवर्जेंस थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, जो आई कैप का गुणांक होता है, क्योंकि एफ की जगह ये पुट करोगे आप, जो आई कैप का गुणांक होता है उसका एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, आंशिक अवकलन। तो वाई तो बाहर आएगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो वाई को क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे। और आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो जाता है, तो एक्स वाई बचेगा। एक्स वाई का जब एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे, उसको बाहर लेंगे, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1। फिर क्या करते हैं, डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, जे कैप का गुणांक होता है उसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, तो जेड स्क्वायर का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे, जैसे वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओनली वाई क्या होगा, वेरिएबल होगा, वाई के अलावा जो अन्य वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे आपके पास। तो जी कैप के गुणांक का वाई के सापेक्ष करेंगे, जेड स्क्वायर का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन 0 होता है, और के कैप वाले गुणांक का किसके सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, जेड के सापेक्ष, तो 2y तो कांस्टेंट होगा, और जेड का जेड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा आपके पास, तो ये आएगा। और यहां से देखो dv, और यहां से क्या है, v है, तो यहां से कितना आ गया आपके पास, 3y और dv। अब देखो यहां यदि कांस्टेंट होता ना, बात को समझा करो, तो मैं dv को क्या लिख देता, v, लेकिन यहाँ y है। अब इसको लिमिट लेके सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट लेके कैसे सॉल्व करोगे वो समझो आप। बार प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न तो सही लिखा है क्या, एक्स वाई आई कैप जेड स्क्वायर जे कैप 2y जेड के कैप, देख लेंगे अभी। 3y, देखो dv की वैल्यू क्या आपके पास, dx dy और dz। dv वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को ऐसे लिखते हैं। अब dx dy dz लिखा है, तो यहां भी आप क्या लिख दीजिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन लिख दीजिए यहाँ। अब देखो यहां से एक्स वाई जेड की आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट कैसे निकालते हैं आप, 3D की लिमिट आपने फर्स्ट ईयर में खूब समझी होंगी। वही पट्टी लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले किसकी लिमिट निकालेंगे, जेड की लिमिट निकालेंगे। किसकी लिमिट निकालोगे, सबसे पहले जेड की। जेड की लिमिट कैसे निकालते हैं कि ये पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, जेड एक्स के अनुदिश से निकलती है जेड की लिमिट। तो हमें पता है कि ये वाई ऐसे है, ये एक्स है, ये वाई है, तो पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, आप मेरे को बताओ। पट्टी आप बोलोगे सर नीचे तो एक्स वाई तल को टच कर रही है, आप जेड एक्स के अनुदिश, क्योंकि जब जेड की लिमिट निकालेंगे तो पट्टी लेंगे जेड एक्स, तो पट्टी नीचे तो किसको टच कर रही है, एक्स वाई तल को, और एक्स वाई तल में जेड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और पट्टी ऊपर किसको टच कर रही है, चतुष्फलक को टच कर रही है।
तो नीचे तो हमें पता है एक्स वाई तल को टच कर रही है, तो वहां जेड की वैल्यू क्या होती है, 0। और पट्टी ऊपर टच कर रही है चतुष्फलक को, तो चतुष्फलक का समीकरण क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। और जेड की लिमिट किसके पदों में आती है, एक्स वाई के पदों में, तो वहां से जेड का मान एक्स वाई के पदों में ज्ञात कर लीजिए, क्या आएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। एक्स वाई की लिमिट हमेशा कहां से निकालते हैं, एक्स वाई तल से। एक्स वाई तल कौन सा आपके पास, ओ ए बी है, और ये किसकी लाइन है, वैसे आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं तो ये एक्स प्लस वाई बराबर 1 की लाइन है, क्योंकि जेड दोनों जगह ही क्या है, 0 है। अब एग्जाम को देखते हुए मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, देखो यहाँ 0 0 है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 0, तो यहाँ क्या पुट कर दीजिए आप, 0। जेड की लिमिट किसके पदों में आती है, एक्स वाई के पदों में, तो यहां से जेड का मान एक्स वाई के पदों में निकाल लीजिए। वाई की लिमिट ध्यान रखना किसके पदों में आती है, एक्स के पदों में। जेड को 0 कर देना और वाई का मान एक्स के पदों में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स। और एक्स की लिमिट क्या आती है, कांस्टेंट, तो वाई और जेड को क्या कर देना, 0। एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1। ये फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा आपको कि 3D की लिमिट कैसे निकालते हैं, 2D की लिमिट वगैरह कैसे निकालते हैं। देखो इसको सॉल्व कीजिए आप, 0 से 1 और 0 से 1 माइनस एक्स। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे आप, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे, तो यहां से क्या आएगा, 3y। अब देखो जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स वाई को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, तो डी जेड का क्या होगा, जेड होगा। थोड़ा सा मैं एग्जाम को देखते हुए डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, डी जेड का जेड होगा, और फिर जेड की लिमिट क्या लगाओगे, 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो पहले जेड की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और फिर जेड की जगह क्या रखोगे, 0, तो 0 हो जाएगा आपके पास। यहाँ क्या बचेगा, डी एक्स डी वाई। एक बार मैं प्रश्न को दोबारा और चेक कर लेता हूं, 2yz, ओके। अब यहां से एक लाइन और लिख देते हैं, 0 से 1, और यहां से आएगा 0 से 1 माइनस एक्स। देखो 3y, 3 को तो बाहर ले लीजिए आप, कांस्टेंट है। y को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो y आएगा माइनस का एक्स y आएगा, और माइनस का क्या आएगा, वाई स्क्वायर। देखो ये, अब आपको ये मैं डिटेल से नहीं बता सकता, आपको नॉलेज होना चाहिए डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ, वरना आपको ये चीजें आनी चाहिए। देखो 3 यहां से क्या आएगा, 0 से 1। आपके पास यहाँ क्या दे रखा आपके पास, अब देखो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो y का तो कितना होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2। आगे आपने देखा होगा एक्स वाई था, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x को कांस्टेंट, y का कितना आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2, और लास्ट में क्या दे रखा था, माइनस वाई स्क्वायर का कितना होगा, वाई क्यूब अपॉन 3। और y की लिमिट कितनी है, 0 से 1 माइनस एक्स, और यहाँ क्या आएगा, dx। देखो सॉल्व करेंगे, 0 से 1, y की जगह क्या रखोगे आप, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2। y की जगह क्या पुट करोगे आप, 1 माइनस एक्स, और y की जगह क्या पुट करोगे आप, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन कितना आएगा आपके पास, 3, और यहाँ पर क्या आएगा, dx। कैलकुलेशन को कीजिए आप, और कैलकुलेशन तो आप ये बहुत फास्ट है, वैसे ही कंप्लीट में से क्या कॉमन आ रहा है, डायरेक्ट ही बता दूं मैं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस एक्स और बचेगा फिर गुणा में, तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3, और यहाँ से 2 आएगा, और ये क्या आएगा, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3, और यहाँ से क्या है, dx है। देखो इसका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, ये 3 आएगा, अरे 2 तो 1 आएगा, 3 में से 2 लेस करोगे, और 6 आएगा, 3 से डिवाइड हो गया तो होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन 2 बचेगा नीचे, और 0 से 1 यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, और यहाँ से क्या आएगा, dx, क्योंकि 6 आएगा उसको बाहर ले लिया, तभी 3 अपॉन 6 क्या हुआ, 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 2, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता है होल पावर चाहे कितनी हो, अंदर यदि वेरिएबल्स की पावर 1 होती है उसका सिंपल होता है, जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 माइनस एक्स की होल पावर 4 अपॉन 4, और x के पहले माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा आपके पास से, और 0 से 1। देखो 1 अपॉन 2, पहले x की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे, x की जगह 1 रखोगे, 0, फिर x की जगह क्या रखोगे, 0, तो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 4। लेकिन आपको पता है फॉर्मूले वाला भी आता है माइनस, तो प्लस 1 अपॉन 4। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 1 अपॉन 8। तो आप समझ गए होंगे, ये तो हमने किसकी वैल्यू निकाली, डाइवर्जेंस एफ डीवी की। अब हमें डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो हमें एफ डॉट एन कैप डीएस की वैल्यू भी निकालनी है, और दोनों वैल्यू को क्या दिखानी है, इक्वल, क्योंकि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, एफ डॉट एन कैप डीएस इक्वल क्या होता है, डाइवर्जेंस एफ डीवी। देखो अब हम बात करें, हमें किसकी वैल्यू और चाहिए,
एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू। और आपको पता है एस यहाँ किसका पृष्ठ है, एस यहाँ चतुष्फलक का पृष्ठ है, और चतुष्फलक में कितने फलक होते हैं, 4 फलक होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं वो देखिए आप। एक तो कौन सा होता है ओबीसी, एक कौन सा होता है ओएसी, एक कौन सा होता है ओएबी, और एक कौन सा होता है एबीसी। ऐसे यहाँ चतुष्फलक का क्या है, पृष्ठ है। तो चतुष्फलक के लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चारों फलकों पर क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, समाकलन। तब पूरे चतुष्फलक के लिए किसकी वैल्यू निकलेगी आपके पास, एफ डॉट एन कैप डीएस की। तो एक तो कौन सा था आपके पास ओबीसी, एफ डॉट एन कैप डीएस। एक कौन सा था आपके पास ओएसी, एफ डॉट एन कैप डीएस। और कौन सा था आपके पास ओएबी, एफ डॉट एन कैप डीएस। और एक कौन सा आपके पास ए बी सी, एफ डॉट एन कैप डीएस। अब सबकी वैल्यू निकालनी है और यहां पुट करनी है। आप इक्वेशन नंबर प्रश्न तो उसको दे दीजिए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से पृष्ठ की बात करेंगे, ओबीसी पृष्ठ के लिए। देखो एक तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एन कैप की, एक किसकी वैल्यू चाहिए, डीएस की, और एफ की वैल्यू तो अपने पास प्रश्न में दे रखी है। तो सबसे पहले मेरे को बताइए ओबीसी जो पृष्ठ है, ओबीसी जो पृष्ठ है इसके लिए एन कैप की वैल्यू क्या होगी। एन कैप क्या होता है, डाइवर्जेंस थ्योरम में पृष्ठ के बाहर की दिशा में अभिलंबी एकांक सदिश होता है। तो हम बात करेंगे ओबीसी कौन से तल में है, हम देखेंगे सर ओबीसी तो एक्स जेड तल में है। एक्स जेड के लंबवत क्या होता है, वाई होता है। वाई एक्स के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है, जे कैप होता है। लेकिन पृष्ठ के बाहर की दिशा, तो बाहर की दिशा तो अंदर तो पृष्ठ आ गया, बाहर की दिशा कहाँ होगी, उधर होगी पृष्ठ के बाहर, क्योंकि वरना इधर लेंगे तो पृष्ठ के अंदर आ रहा है। जबकि एन कैप क्या होता है, पृष्ठ के बाहर की दिशा में अभिलंबी एकांक सदिश होता है। तो हमें पता है ओबीसी पृष्ठ के लिए ओबीसी तल के लंबवत क्या होगा, वाई होगा, और वाई एक्स के अनुदिश जे कैप होता है। लेकिन डाइवर्जेंस थ्योरम में, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम में एन कैप पृष्ठ के बाहर की दिशा में होता है, तो उधर होगी। इधर प्लस जे कैप है तो उधर क्या होगा, माइनस जे कैप। तो हम बात करें तो एन कैप तो कितना होगा आपके पास, माइनस जे कैप। डीएस कितना होगा आपके पास, डीएक्स डीजेड, यही होगा आपके पास। यहां वैल्यू पुट कर दीजिए आप। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले ओ बी सी, एफ डॉट एन कैप डीएस। तो सबसे पहले एफ की वैल्यू देखिए आप। एफ की वैल्यू क्या थी आपके पास, मैं बुक में देख के रख देता हूं। एफ की वैल्यू क्या दे रखी थी आपके पास, एक्स वाई आई कैप, और यहां दे रखा था जेड स्क्वायर जे कैप, और 2yz के कैप। एन कैप की वैल्यू क्या आई आपके पास, माइनस जे कैप, और डीएस की वैल्यू क्या आई आपके पास, डीएक्स डीजेड। लिमिट की मैं बात करूं, देखो लिमिट क्या होगी, जेड की लिमिट देखो किसके पदों में आएगी। देखो ये समझा करो आप, लिमिट निकालना थोड़ा सा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है, अब डी एक्स डी जेड। एक्स जेड तल की बात हो रही है तो वाई को क्या कर दो आप, 0 कर दो। तो ओनली क्या आएगा आपके पास, एक्स प्लस जेड बराबर 1। लिमिट कहां से स्टार्ट करनी है, यहाँ 0 से। जेड की लिमिट अब एक्स के पदों में आएगी, तो जेड का मान यहां से एक्स के पदों में निकालिए, कितना आएगा 1 माइनस एक्स। और एक्स की लिमिट देखो कांस्टेंट आएगी, तो जेड को 0 कर देना, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1 आएगी आपके पास। तो ये लिमिट आ गई आपके पास 0 से 1 और 0 से 1 माइनस एक्स। देखो जे कैप किस किस के साथ आएगा आपके पास, आई कैप के साथ 0 डॉट है, और जे कैप डॉट जे कैप 1। तो यहाँ तो यहां से क्या आएगा आपके पास, माइनस जेड स्क्वायर। जे कैप के कैप के साथ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट आप जानते होंगे 0 होगा, और डी एक्स से डी जेड। देखो इसको हम सॉल्व करें तो वही है, सबसे पहले जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, और माइनस जेड स्क्वायर का कितना होगा, माइनस का जेड क्यूब अपॉन 3, और जेड की लिमिट क्या दे रखी है 0 से 1 माइनस एक्स, और यहां पर क्या आएगा डी एक्स। जेड की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3, और 3 आएगा आपके पास, और डी एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4, तो 3 पहले से भी है तो 12 हो जाएगा। एक्स के पहले माइनस है तो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, माइनस भी आता है। और लिमिट क्या है 0 से 1, तो कितना आएगा ये -1 अपॉन 12।
क्योंकि x की जगह 1 पुट करोगे 0 आएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे 1/12 आएगा, लेकिन फॉर्मूले वाला माइनस, तो एक आंसर आ गया -1/12। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ही बता देता हूं, क्योंकि वरना इस क्वेश्चन आपको दिख रहा है काफी लेंथी है। इसी प्रकार आप क्या करना, वैसे बता रखा है मैंने, आप जो मेरे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ऑफलाइन क्लासेज वगैरह में पढ़ते हैं, उनको तो पता होगा, ये कंप्लीट बता रखा है। इसी प्रकार आप क्या करना, यहां से आ गया क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालना, इसकी निकालना, इसकी निकालना, और जो चारों वैल्यू आए उनको यहां रख देना। और कितना आना चाहिए, 1/8 आना चाहिए, क्योंकि डाइवर्जेंस एफ डीवी की वैल्यू कितनी आ रही है 1/8, तो इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए 1/8 एफ डो 10 कैप डी एस एस की। और लिख देना फिर समीकरण 1 और 2 से कि एस एफ डो 10 कैप डी एस इक्वल डाइवर्जेंस एफ डीवी। हाँ, थोड़ा सा पर्सन को देख के जाना, डाटा वगैरह आपका बेसिक कवर है, तो आपको कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं। अरे जो पहली बार ही फट रहे हैं, तो थोड़ा सा आप आंसर दिमाग में बिठा के चल जाना, इसका 1/8 आ रहा है, तो इसका भी क्या आना चाहिए 1/8। और जिसका सब कुछ क्लियर है उसको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, अब ज्यादा चर्चा करने से कोई फायदे वाली बात लग नहीं रही, क्योंकि अब पूरी बातें तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। और कोई इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन वगैरह यदि मेरे को दिखाई दे रहा है तो मैं बता देता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो। क्वेश्चन तो इतनी आई भी नहीं है, लेकिन यदि आपको एग्जाम्पल आते हैं तो आप आराम से इसके क्वेश्चन भी क्या कर सकते हो, कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो एक बार मेरे से संपर्क कर लेना, मैं उसको सॉल्व करके उसका आंसर भेज दूंगा। एक क्वेश्चन बता ही देता हूं मैं, एक क्वेश्चन दे रखा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि आप इसकी वैल्यू निकालो, एफ डॉट एन कैप डीएस की वैल्यू निकालो आप। और जहां एफ वेक्टर क्या दे रखा आपके पास, एफ वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 4x आई कैप -2y² जे कैप, और यहां से दे रखा है z² के कैप। ये दे रखा है 4x आई कैप -2y² जे कैप प्लस z² के कैप, जहां s क्या है, एफ तो ये दे रखा है, और s क्या आपके पास x² प्लस y² इक्वल 4। एक दे रखा है z बराबर 0, वह z बराबर 3 से बाउंडेड है आपके पास। ये दे रखा है आपको एस एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू फाइंड करनी है, और एफ की वैल्यू दे रखी है 4x आई कैप -2y² जे कैप प्लस z² के कैप, और एस क्या है आपके पास, इससे बाउंडेड है आपके पास। ओके, पर्सन तो ये दे रखा है आपके पास, पर्सन को एक बार देख लीजिए, और नॉलेज होना चाहिए। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो उसमें दिक्कत क्या आपको बताओ, आपका थोड़ा सा बेसिक ढंग से कवर होना चाहिए, 1% भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको इस एस का पता होना चाहिए कि एस है क्या, इसका डायग्राम कैसे क्या बनेगा। तो यहां से हम बात करें, ये एक्स है, ये क्या आपके पास वाई है, और ये क्या आपके पास जेड है। देखो आपके पास ये क्या है, एक सर्किल आपके पास, एक वृत्त का समीकरण है। वृत्त कैसा है, जिसका सेंटर तो कितना आपके पास 0 0, और रेडियस कितनी है इसकी 2 है, क्योंकि 4 क्या होगा 2 का स्क्वायर। तो आपके पास एक तो वर्त दे रखा है, और वर्त कहां कहां बनेंगे, z बराबर 0 और z बराबर 3। तो आप दिमाग लगाओगे सर ये बेलन हो सकता है, बेलन में 2 वर्त बनते हैं, ये ऐसा वो एक तरीके से बेलन ही है आपके पास, एक तरीके से क्या है ही बेलन। अब x² प्लस y² बराबर 4, इसके डायग्राम की बात करें तो एक तो कहां बनेगा, z बराबर 0 पर बनेगा। z बराबर 0 कहां होता है, xy तल में होता है, तो एक तो यहां बनेगा,
और एक कहां बनेगा, z बराबर 3 पर बनेगा ये, और दोनों को मिला देना। टाइम को बिना वेस्ट किए डायरेक्ट ही आपको बात समझा दूं। यहाँ एस ये है, वर्त बनेगा, दोनों वर्त कैसे हैं, सेंटर। देखो इसका भी सेंटर कितना है, आप बोलोगे सर इसका सेंटर 0 0 कहां है, 3 आ गए। अरे एक्स वाई, यहां भी एक्स और वाई तो क्या होगा आपके पास 0 0 होगा, जेड का मान 3 होगा। अरे ये भी एक्स वाई तल में है, क्योंकि ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स वाई तल है, तो इसके ऊपर कोई बस आपके पास सरफेस है वो भी कौन से तल में होगा, एक्स वाई तल में होगा। वो इतना होता है कि जेड बराबर 5 मीटर की दूरी पर है, या जेड बराबर 6 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ एस के आपके पास ये बेलन है। तो हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एफ डॉट एन कैप डी एस। तो हमें पता है यहाँ कौन सी थ्योरम काम करेगी, हम ये देखते ही हम समझ गए कि यहाँ डाइवर्जेंस थ्योरम काम करेगी, और डाइवर्जेंस थ्योरम से एफ डॉट एन कैप डी एस को क्या लिख सकते हैं, वी डाइवर्जेंस एफ डी वी। देखो डायरेक्टली आप डाइवर्जेंस की वैल्यू इरा एफ, डाइवर्जेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई कैप वाले गुणांक का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो 4x का कितना होगा, 4 ही होगा। जे कैप वाले गुणांक का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो कितना आएगा आपके पास, 4y आएगा आपके पास, कितना आएगा आपके पास 4y। और के कैप वाले गुणांक का किसके सापेक्ष होता है डाइवर्जेंस में, z के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो z स्क्वायर का कितना होगा 2z, और यहां से क्या आता है dv। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास से, अब dv को आप v नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स आ रहे हैं y z वगैरह, तो आपको लिमिट लगा के कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 4 माइनस 4y और प्लस का 2z, और dv को क्या लिखोगे, dx dy और dz। एक्स वाई जेड की लिमिट कैसे निकालोगे, पहले जेड की लिमिट लिखी जाती है, जेड की लिमिट कैसे आती है, जेड एक्स के अनुदिश से। तो एक तो वर्त कहाँ रखा हुआ है, जेड बराबर 0 पर, एक वर्त कहाँ रखा हुआ है, अंदर की ओर है बाहर की ओर है, बात को समझना है, जेड बराबर 3 पर ऐसे रखा हुआ है सर्किल। तो जेड की लिमिट क्या आएगी, 0 से 3 आएगी। एक्स वाई की लिमिट कहाँ से निकाली जाती है, एक्स वाई तल से। तो एक्स वाई तल की बात करें, ये रहा एक्स वाई तल, एक्स वाई तल का अर्थ यहाँ वर्त है। अरे देखो वाई की लिमिट किस, एक्स वाई की लिमिट हमेशा एक्स वाई तल से निकाली जाती है, एक्स वाई तल में यहाँ वर्त है तो वर्त से एक्स वाई की लिमिट निकलेगी। सबसे पहले किसकी लिमिट निकलेगी, वाई की, वो किसके पदों में आएगी, एक्स के पदों में। तो यहाँ से वाई का मान एक्स के पदों में निकालिए, कितना आएगा, प्लस माइनस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है माइनस की वैल्यू तो नीचे आएगी, तो रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, प्लस का रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से देखो फिर किसकी लिमिट निकालोगे, एक्स की लिमिट, एक्स की लिमिट कांस्टेंट आती है, वाई को 0 कर देना, एक्स की दो वैल्यू आएंगी +2 और -2, तो एक्स की लिमिट आएगी -2 से +2। अब वही है, इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना आपको, जेड के रेस्पेक्ट में। तो देखिए यहां से एक तो है -2 से +2, और एक क्या है रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या दे रखा था आपके पास, 4 माइनस 4y, किसके रेस्पेक्ट में करना आपको, जेड के रेस्पेक्ट में, तो 4z माइनस 4zy। और यहाँ क्या दे रखा था आपके पास 2z, 2z का कितना होगा, जेड स्क्वायर होगा जेड के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन सबको आता होगा मेरे हिसाब से। और ये कितना है 0 से 3 है, और यहाँ क्या आएगा dx dy, यही दे रखा था, एक बार देख लीजिए आप दोबारा से। तो एक बार तो z की जगह क्या रखोगे, 3 रखोगे, तो 12 आएगा, z की जगह 3 रखोगे 12y आएगा, और z की जगह 3 रखोगे तो कितना आएगा आपके पास, 9 आएगा आपके पास। और यहां से क्या है dx dy, रख देंगे z की जगह 3, और यहां से इसको सॉल्व करोगे, एक -2 से +2, और यहाँ आएगा -√4 माइनस, क्योंकि लिमिट वो बच गई ना, अभी z की लिमिट लगाई है आपने। यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो -2 से +2, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, 12 9 कितना होता है, 21 होता है। y के रेस्पेक्ट में करेंगे 21, तो ऐसे कैसे dy का y, और -12y का कितना होगा, y का होगा y²/2, तो माइनस का कितना बचेगा 6y², और लिमिट क्या दे रखी है, -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से +√4 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास। और ये क्या है -2 से +2 है, तो y की जगह एक बार तो क्या रखोगे, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार y की जगह ये रखोगे। देखो एक बार मैं बता दूं, y की जगह एक बार ये रखोगे, फिर फॉर्मूले वाला माइनस आएगा, और फिर y की जगह ये रखोगे, तो ये क्या होंगे आपके पास, एड ही होंगे। लेकिन ये देखो y
स्क्वायर की जगह एक बार तो ये रखोगे तो ये माइनस का है, लेकिन वाई स्क्वायर की जगह माइनस तो प्लस हो जाएगा, वाई तो कितना हो जाएगा आपके पास से प्लस हो जाएगा। ये वाला देखो पोर्शन कटेगा आपके पास, तो यहां से हम सॉल्व करें। एक बार दोबारा समझा देता हूं, आपकी बात समझ में नहीं आई तो देखो, y की जगह ये रखोगे √4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर फॉर्मूले वाला माइनस रख के y की जगह ये रखोगे तो प्लस हो जाएगा आपके पास 21। और ये कितना हो जाएगा आपके पास 21 21 कितना होता है डबल 42 होता है। लेकिन ध्यान से देखो, ये वाला जब y की जगह एक बार तो ये पुट करोगे, एक बार ये पुट करोगे, प्लस माइनस आके कटेगा, ये आप आराम से देख लेना। यहां से हम बात करें, अब ये विद्यार्थी हम बात करें जब माइनस से प्लस लिमिट होती है, तो आप जानते होंगे एक सम विषम फलन का नियम होता है कि जब फलन क्या होता है इवन फंक्शन होता है तो 2 आगे आता है और लिमिट क्या हो जाती है 0 से प्लस वाली। यहां हम बात करें तो आपके पास जो फंक्शन है x की पावर 2 है, इवन फंक्शन है, तो 2 आगे आएगा और लिमिट कौन सी होगी 0 से प्लस वाली। 2 आगे आएगा तो 42 पहले से, 2 आगे आएगा तो 84 होगा आपके पास, और यहां से कितना आएगा 0 से 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करना है, एक छोटी सी बात है, फटाफट इसको क्या कर दीजिए आप सॉल्व कर दीजिए। कई तरीके हैं, या तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिए √a² माइनस एक्स स्क्वायर का जानते होंगे, या x बराबर क्या मान के कर दीजिए आप 2 sin थीटा। जैसी आपकी चाहे, मैं थोड़ा सा हार्ड बता देता हूँ आपको क्योंकि तभी आपका दिमाग खुलेगा। x की जगह हम क्या लेके चलेंगे 2 sin थीटा, तो dx कितना होगा आपके पास, अब लिख ही दिया है तो लिख ही लो। dx की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2 cos थीटा और d थीटा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 84 यहाँ से क्या आएगा, अब वही लिमिट जानते हैं, x की जगह क्या लेंगे आप 0 लेंगे तो थीटा का मान 0, x की जगह जब 2 लेंगे 2/2 क्या होगा 1 sin थीटा बराबर 1, तो थीटा इक्वल क्या आएगा π/2 आएगा आपके पास, 0 से क्या आएगा π/2। लेकिन वही है, फिर आपको ये फॉर्मूले याद है नहीं, ये गामा का फॉर्मूला याद है क्या आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। अब जिनको याद है उनको तो दिक्कत है नहीं, लेकिन जिनके याद नहीं है उनकी दिक्कत हो जाएगी यदि मैं इस तरीके से बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, गामा फॉर्मूला होता है, गामा m+1/2, गामा n+1, पूरे के ऊपर गामा है, गामा n+1 है, n+1/2, और यहाँ से आता है 2 गामा m+n+2/2। और गामा में वैल्यू वगैरह भी आप जानते होंगे, गामा 1/2 क्या होता है √π होता है, गामा 3/2 क्या होता है 3 गामा 3/2 क्या होता है 1/2 √π होता है। तो आप इससे थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है मेरे को दिख रहा है, आप तो डायरेक्ट ही कर दीजिए इसको। देखो √a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है x/2, तो x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस आता है a²/2, तो a² कितना है 4 है, यहाँ 4/2 कितना होगा 2 होगा। साइन इनवर्स कितना आएगा आपके पास x/a, ए का काम कौन कर रहा है क्योंकि 4 को 2 स्क्वायर लिखोगे, ए का काम 2 कर रहा है। लिमिट कितनी है 0 से 2 है, डायरेक्ट ही कर दीजिए, क्यों परेशान हो फालतू ही। x की जगह एक बार तो क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे, तो यहाँ से 2 कितना आएगा आपके पास 0 आएगा। x की जगह 2 रखोगे, यहाँ से x की जगह क्या रखोगे 2, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास माइनस का 2, और डॉट कितना आएगा π/2, तो कितना आ रहा है -84π। देख लेते हैं आंसर, क्योंकि x की जगह जब 0 रखोगे तो कंप्लीट ही क्या हो रहा है 0 हो रहा है आपके पास। फॉर्मूला गलत लगा दिया क्या अपन ने, √4a² माइनस √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये कर दोगे सोल्व आप, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे। कितना आंसर आएगा 84π। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा आपका बेसिक कवर रहना चाहिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी।